आप देखिए जब ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं आप, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हमें खुशी होती है, देखो मैंने दवा खाई, अब ब्लड प्रेशर 120/80 या फिर 130/75 या 90, एक ऐसा आंकड़ा जो डॉक्टर ने बताया और आपको वो आंकड़ा दिख रहा है, तो आपने ये कनेक्ट कर लिया, एसोसिएट कर लिया, लिंक कर लिया कि जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो आपकी आयु लंबी होगी, ऐसी ना। अब जरा समझिए कि जब आप ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं तो इन रियलिटी होता क्या है बॉडी के अंदर, व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन द बॉडी। मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि जब भी आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं तो होता क्या है। आप यहां पे 2 बजे आए, मैं, कैलाश जी, योगेश जी, हम लोग करीब 12:30 तक पहुंच गए थे, 12:30 पहुंच गए थे कि आपका अरेंजमेंट करना है, सारा कुछ ठीक ठाक हो, तो गंदा था तो सफाई वफाई करके ठीक से, लेकिन एक कमी थी, डस्टबिन नहीं थी वहाँ पे, डस्टबिन जिसमें सारा कूड़ा डालें। तो एक आइडिया मैंने दिया योगेश जी को, कूड़ा बाहर फेंकने की जरूरत क्या है, कुर्सियों के नीचे छुपा देते हैं, कोई आके नीचे तो झांकेगा नहीं, ऊपर से ठीक लगना चाहिए बस। कैसा आइडिया, मतलब ठीक है कि नहीं, क्या दिखेगा नहीं आपको, आप आएंगे सब क्लीन दिख रहा है, जबकि कूड़ा वगैरह जो है वो नीचे छुपा हुआ है। एक पल के लिए जैसे ही बाहर से अंदर आएंगे एक झलक आएगी, सब कुछ साफ है, लेकिन जब वाकई में बैठेंगे धीरे 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 बदबू आने लगेगी, और कुछ समय के बाद आप बैठ नहीं सकते, आप यहां रह नहीं सकते, यू हैव टू एस्केप, इजंट इट। तो ठीक इसी तरह से जब आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं वो इसी तरह से काम करता है। देखिए क्या करता है एक्चुअली, उसको मैं थोड़ा, लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड वेसल मतलब एक लंबी पाइप जिससे ब्लड फ्लो करता है, राइट। उसकी लेंथ कितनी मैंने बताई थी अभी, 1,00,000 किलोमीटर, एक एवरेज इंसान का, राइट। वो जो पाइप है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर, ब्लड प्रेशर, राइट। अब मान लीजिए ये पाइप है और यहां से मैं पानी छोड़ूं, टैप लगा दूं, राइट। अब मैं इस पाइप को यहां दबा दूं बीच में, तो यहां वाटर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। जितना कम डायामीटर उतना ज्यादा प्रेशर, लेसर इज द डायमीटर मोर इज द प्रेशर, राइट। अब क्या होता है, जिनकी बीपी हाई रहती है, अगर उनके ब्लड वेसल के अंदर आप झांकेंगे तो जब ब्लड फ्लो होता है साथ में कोलेस्ट्रॉल फ्लो होगा, कैल्शियम फ्लो होगा, शुगर फ्लो होगा, मिनरल्स फ्लो होंगे, विटामिन फ्लो होगा, वेस्ट मटेरियल फ्लो होगा, यही ट्रांसपोर्टेशन तो काम है उसका। लेकिन हम में से कुछ लोगों का जो ब्लड वेसल है अंदर से वो चिपचिपा है, तो जब कोलेस्ट्रॉल फ्लो हो रहा है, कैल्शियम फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, वो सब चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएगा तो क्या होगा, डायमीटर कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, कम। लेसर द डायमीटर मोर द प्रेशर, राइट। तो लेकिन जब आप दवा लेते हैं ब्लड प्रेशर की, तो वो जो डायमीटर कम हो गया था उसको नहीं ठीक करता है, वो तो वैसे का वैसे। जो ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं वो हार्ट को कमजोर करने का काम करता है, लिटरली। अब कमजोर हार्ट होगा तो ब्लड प्रेशर का फोर्स कम होगा ना, और आपको डॉक्टर बोलेगा देखो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आया है, आपका हार्ट कमजोर हो गया है, राइट। तो जब आप डॉक्टर से पूछते हैं या डॉक्टर आपको बताता है हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा है या स्ट्रोक होने का रिस्क ज्यादा है, पहला, या अगर हार्ट डिजीज है तो हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा है, पहला सही या दूसरा सही। डॉक्टर से पूछेंगे तो कौन सा बोलेंगे वो, पहला, कि देखिए आपका हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज हो सकता है। जबकि असलियत क्या है कि जो ब्लॉकेज है अंदर, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, इसी को तो हार्ट डिजीज बोलते हैं, इसी को तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बोलते हैं।
सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि ब्लॉकेज लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, ना कि हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज, उल्टा ही बताया, राइट? तो अगर आप ब्लॉकेज को हटा दें, डायमीटर बढ़ा दें, क्या ब्लड प्रेशर कम होगा? यस। तो ब्लड प्रेशर अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। अगर तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है यानी कि आपके बॉडी में जगह जगह पे ब्लॉकेजेस हैं, तो वो ब्लॉकेज हटाएंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कोई दवा ऐसी बनी नहीं है जो ब्लॉकेज हटा पाए, लेकिन ऐसी दवा बनी है जो हार्ट के फंक्शनिंग को घटा दे। तो वही वाली दवा आप ले रहे हैं, जब आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं तो वही दवा लेते हैं। तो क्या एक प्रॉब्लम ऑलरेडी है हमारे पास कि ब्लॉकेजेस हैं, एक और प्रॉब्लम आप खुद लेके आ रहे हैं, वो क्या कि हार्ट को भी कमजोर कर दें। क्या आप चाहते हैं एक्चुअली ये? वी डोंट वांट इट, राइट? बोलने का मतलब ये है कि जो आप दवा ले रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की, उस दवा से सिर्फ एक ही काम हो रहा है, आप और बीमार पड़ते जा रहे हैं, बीमार पड़ते जा रहे हैं, बीमार पड़ते जा रहे हैं, यू आर गेटिंग मोर सिक, राइट? ये दवा से नंबर आ सकता है बट नंबर से हेल्थ नहीं आ रही है, हेल्थ तो और खराब ही होती जा रही है ना। कोई ऐसा तो नहीं मिला आपको कि वो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा था, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, अब दवा की जरूरत नहीं है, ऐसा मिला कोई? ऐसा कभी हुआ है? वो ये हुआ है कि ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा था, कंट्रोल नहीं आया, दवा बढ़ गई, फिर भी कंट्रोल नहीं आया, दवा और बढ़ गई, फिर किडनी भी फेल हो गया, डायलिसिस भी शुरू हो गया। दैट इज द नॉर्मल थिंग। यानी कि ये सारी दवाइयां बिल्कुल बेकार, वर्थलेस एंड इंजरियस टू योर हेल्थ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ थोड़ी सुधरे, तो पहला काम तो ये करना है कि दवा उठा के बाहर फेंकना है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा आपको, अनसाइंटिफिक लगेगा, मेरी बातें इलॉजिकल लगेगा, ये क्या बात बना, दवा फेंक दे, कुछ हो जाए, हो गया तो। एक बात दिमाग में आती है लोगों के कि अगर ये सारी दवाइयां इतनी खतरनाक हैं, इंसानियत के लिए खराब हैं, हमें कोई हेल्प नहीं कर रही हैं, तो ये मार्केट में कैसे है? गवर्नमेंट कैसे अलाउ कर रही है? ये डॉक्टर क्यों दे रहे हैं? सारे डॉक्टर हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। हम में से कई लोग हैं जो हमारे दोस्त हमारे डॉक्टर हैं, हमारे बड़े भाई हमारे डॉक्टर हैं, राइट? इसको समझिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं 2016, 2017 और 2018, पिछले 3 सालों में मेडिकल साइंस में पूरा उथल पुथल हो गया। पिछले 3 सालों में उससे पहले जिसने पढ़ाई की वो सारी पढ़ाई एकदम से उसकी उल्टा ही सच निकला। तो पिछले 3 साल में जो मेडिकल साइंस में हुआ वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं अगले थोड़े समय में। उसको बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आई नीड ए कॉइन। कॉइन है आपके में से किसी के पास? कॉइन, पैसा, कोई भी कॉइन किसी के पास? लाइए, थैंक यू। देखिए, मैं सिंपल उदाहरण दूंगा लेकिन आपको साइंटिफिक रेफरेंस भी दूंगा, और रेफरेंस आप भूल जाएंगे तो वो किताब भी आपको मिल जाएगी, ताकि वो रेफरेंस किताब के थ्रू आपके पास हमेशा रहेगी। तो यहां जो भी मैं बात करने जा रहा हूं या जो भी बात कर रहा हूं वो मेरी अपनी इमेजिनेशन नहीं है, उसका साइंटिफिक बेसिस है। तो वो रेफरेंस यहां आपको मिलेगा, साथ में घर ले जाने के लिए भी फिजिकल फॉर्म में मिलेगा, राइट? ये जो मेरा लेक्चर है ये 2 पार्ट में। पहला पार्ट 1.5 घंटे का ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के दौरान आपके दिमाग में बहुत सवाल आएंगे, कई जगह आप मुझसे सहमत नहीं भी होंगे, सारे सवाल आप लिखते रहिए, कहीं पे नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट है इस ट्रेनिंग का क्वेश्चन आंसर राउंड। आपका फीडबैक फॉर्म है सबके पास? फीडबैक फॉर्म मिला है? ओके, मिल गया है। जिनको नहीं मिला वो मिल जाएगा। उसमें नीचे एक पार्ट है जिसमें आप अपना सवाल लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, और लिख के सेकेंड पार्ट में जब मैं बोलूंगा वो पेपर उतना पार्ट फाड़ के यहाँ 2 डब्बे लगा देंगे, उस डब्बे में डालेंगे। उस डब्बे से मैं क्वेश्चंस उठाऊंगा, उनका नाम पढ़ूंगा, फिर जवाब दूंगा। मतलब ये कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो वो सवाल का जवाब मैं यहीं पे दूंगा, राइट? तो जितना ज्यादा आप सवाल पूछेंगे उतनी क्लैरिटी होगी, राइट? तो कोई भी अगर सवाल है तो लिख लीजिए, क्योंकि सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, उसमें आपके सवालों के जवाब के लिए ही वो है, वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, राइट? ओके, तो पहला पार्ट की शुरुआत कर रहा हूं मैं। मान लीजिए मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हूं, मैं एक
दवाई की कंपनी हो, आप FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA एक अथॉरिटी है, इंडिया में भी है, US में भी है और बाकी जगह भी है, जो कौन सा दवा मार्केट में आएगा कौन सा नहीं आएगा ये डिसाइड करना किसका काम है? FDA का काम है। कोई भी दवा का कंपनी मार्केट में दवा पहुंचाने से पहले FDA परमिशन देता है कि ये दवा अच्छा है, ये ह्यूमैनिटी के लिए ठीक है, इससे लोगों को लाभ मिलेगा, FDA अलाउ करेगा तभी दवा मार्केट में आएगा, राइट? तो मान लीजिए मैं और आप कौन है? FDA, और मैं कौन हूं? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी। मैं आपके पास आता हूं एक दिन एक प्रपोजल लेके कि ये मेरे पास एक कॉइन है, ये मैंने इंसानियत के लिए बनाया है, इसको जब भी आप टॉस करेंगे इसमें हमेशा हेड आएगा, टेल नहीं आएगा कभी भी। तो मैं इसको मार्केट करना चाहता हूं, आप जरा अप्रूवल दे दीजिए कि हाँ ये ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ठीक है। आप एज ए FDA आंख बंद करके अप्रूवल नहीं दे सकते, आप बोलेंगे पहले उसको साबित करो, ट्रायल करके दिखाओ, कई बार उछाल के दिखाओ, फिर हम देखेंगे कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं, उसके बेसिस पे हम अप्रूवल देंगे, ये तो बोलेंगे आप। तो मैं बोलूंगा ठीक है मैं ट्रायल करके आता हूं, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूंगा, ठीक है? ऐसे ही होता है, मतलब FDA के घर पे ट्रायल करना अलाउड नहीं है। FDA बोलती है ट्रायल करके लाओ, उसका वीडियो, उसका जो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो हमें दे दो। अब मैं चले जाता हूं, इसको टॉस करता हूं 10 बार, तो 5 बार हेड आएगा और 5 बार टेल, ऐसे ही होगा ना। जो 5 बार टेल आ रहा है उसको मैं एडिट कर देता हूं, छुपा देता हूं, नहीं दिखाता, और जो 5 बार हेड आया और एक आध बार टेल में डाल भी देता हूं ताकि वो बिल्कुल झूठ ना लगे, और वो वीडियो बना के आपको दे देता हूं। आप वो वीडियो देखते हैं, हाँ भाई इन्होंने 6 बार टॉस किया था, 5 बार हेड आया, 1 बार टेल आया, आपने अप्रूव कर दिया, राइट? अब मार्केट में आ गया FDA अप्रूव्ड, अच्छा बाद में बांटेगा, बाद में FDA अप्रूव्ड कि इसमें हेड ही आता है। तो जो कस्टमर है वो FDA अप्रूव्ड सुन के क्या करेंगे? बिलीव करेंगे, वो खरीदेंगे। अब खरीदने के बाद वो घर जाएंगे, उसको टॉस करेंगे, क्या हर बार हेड आएगा? नहीं आएगा। अब कस्टमर क्या करेंगे? वो FDA को कंप्लेन करेंगे, FDA बोलेगा चलो मैं जांच करता हूं। FDA कोई भी मेडिसिन का जब जांच करता है तो एवरेज टाइम उस मेडिसिन के जांच के रिजल्ट को लाने में इस 12 years to 18 years, 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में समय लगता है जांच करने में और नतीजा सामने रखने में। तो मेरे पास कितना समय है बिजनेस करने के लिए? 12 साल। 12 साल बाद FDA बोलेगा आपने झूठ बोला था, आज से आपकी दवा बंद, ये कॉइन आप मार्केट में नहीं बेच सकते। लेकिन तब तक मैंने बिजनेस कर लिया अपना ना, अब मैं कुछ और ढूंढूंगा। अभी भी आपने देखा 3 दिन पहले कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना 325 मेडिसिन को बैन करने के लिए इंडिया में। लेकिन ये जो मेडिसिन आप देखेंगे लिस्ट, ये मेडिसिन मार्केट में आई कब थी? 20 साल पहले, 25 साल पहले। जो मेडिसिन अभी बैन हुआ 3 दिन 4 दिन पहले, पढ़ा अखबार में आपने? 25 साल पहले वो दवा आई थी, तब से अब तक नुकसान करती आ रही है, और अब बैन हुआ, अब तक तो वो दवा का जेनरिक वर्जन भी आ गया और वो ड्रग कंपनीज का इंटरेस्ट भी लूज हो गया। कुछ उन पे फाइन भी हुआ, कोई बात नहीं, उन्होंने 10 रुपए कमाए, फाइन में 1 रुपए दे भी दिया, तो भी अच्छा सौदा है। एक आध लोग जेल भी चले गए, तो जेल चले गए वो तो उनके एम्प्लॉय हैं, और जेल जाने को उनको अलग से पैसा भी मिल गया। आप सोच रहे होंगे ये तो एक कहानी है, क्या रियलिटी में ऐसा है क्या? इसके लिए मैं आपका अगला स्लाइड दिखाता हूं। alltrials.net, राइट, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जो दुनिया का नंबर 1 जर्नल है, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है पिछले 3-4 सालों में, और तब उन्होंने ये एक्सपोज किया है कि जितनी सारी दवाइयां हैं, जितनी सारी दवाइयां जिनके नाम आप जानते हैं, सारी की सारी दवाइयां, वो दवाइयां जब मार्केट में आई तो उन्होंने जितने ट्रायल बोले थे उसके लगभग आधे ट्रायल ही FDA को दिखाया गया। बाकी जो आधे ट्रायल थे उनको जब खोदा गया तो पाया गया ये वो वाले ट्रायल हैं जिसमें नतीजे जो वो चाहते थे उसके विपरीत आ रहे थे, यानी कि टेल आ रहा था हेड की जगह। और अब इस में जाएंगे तो वो सारे ट्रायल्स जो छुपाए लिए गए थे उसको पब्लिश कर रहे हैं हर हफ्ते एक नया ट्रायल, और जैसे जैसे वो पब्लिश होता जा रहा है वैसे वैसे वो सारी दवाइयां बैन होती जा रही हैं। इसीलिए 3-4 दिन पहले 325 दवाइयां बैन हुई हैं। बोलने का मतलब ये है कि
कई बार डॉक्टरों की गलती नहीं है, लेकिन जो पिक्चर दिखाया गया डॉक्टर को उसके बेसिस पे वो मेडिसिन देता है, लेकिन मेडिसिन डू नॉट वर्क द वे एज इज टोल्ड, राइट। तो कुल मिला के आपकी जो सेहत है वो आपके हाथ में है। वो किसी डॉक्टर या फार्मास्यूटिकल कंपनी के हाथ में देंगे तो व्हाट विल हैपन, राइट, इट विल किल यू। सो सबसे पहली बात यह है कि अपने एक्सपीरियंस को यूज कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया इसको भी छोड़िए, आप अपने आप से पूछिए कि आपने जब शुरुआत की थी बीपी की एक दवा से शुरू की होगी, किसी ने डायबिटीज की एक दवा से शुरू की होगी 10 साल पहले, 5 साल पहले, लेकिन आज दवाइयों की पोटली है। मेरा अलग अलग देशों में लेक्चर होता है, ट्रेनिंग होता है, मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में। कुछ समय पहले मलेशिया में एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, महासा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां मेरा लेक्चर था। मेरे लेक्चर से पहले एक प्रोफेसर का लेक्चर था ब्लड प्रेशर पे, तो मैं बैठ गया सुनने के लिए। तो वहां की पढ़ाई कैसे होती है इस बात को अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दवाई अगली लेनी है या नहीं लेनी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैं लेक्चरर हूं, आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आज आपका पहला दिन है। तो मेडिकल कॉलेज में पहले दिन की पढ़ाई कैसे होगी इस पे आते हैं, हाँ, राइट, ओके। मैं ब्लड प्रेशर की गोलियों के ऊपर आपको ट्रेनिंग देने आया हूं। आप मेडिकल कॉलेज में भर्ती होकर आए हैं, पहला दिन आपका, ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज। और आपका स्वागत है, आप एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला हुआ है। और आज मेरा जो टॉपिक है जो आपको बताने जा रहा हूं वो ब्लड प्रेशर के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा दवाई इसी की बिकती है, सबसे ज्यादा जरूरत आपको इस नॉलेज की पड़ेगी। ब्लड प्रेशर की कई सारी दवाइयां हैं, लेकिन उनमें जो सबसे कम साइड इफेक्ट वाली दवा है, जिसमें सबसे कम साइड इफेक्ट होगा, वो है डायरेटिक्स। लेकिन फिर भी कुछ साइड इफेक्ट तो होंगे ही, आफ्टर ऑल वो दवा है। जब आप डायरेटिक्स देंगे किसी को ब्लड प्रेशर के लिए, तो कुछ समय बाद वो पेशेंट वापस आके बोल सकता है कि आपकी दवा खाने के बाद मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, इंपोटेंसी हो गया, एब्नॉर्मल हार्ट रिदम हो गया, वॉमिटिंग हो गई, हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, जॉइंट डिसऑर्डर हो गया, वीकनेस लगता है, टायर्डनेस लगता है। लेकिन आप घबराना नहीं, इन सब की दवाइयां भी हैं हमारे पास। अगर वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलेगा तो आप उनको वियाग्रा देने देना, लेकिन वियाग्रा लेके जाएगा तो कुछ दिन बाद लौट के आएगा, बोलेगा वियाग्रा तो लिया लेकिन मुझे हेडेक होने लगा, डिजीनेस होने लगा, रनिंग नोज हो गया, इंडाइजेशन हो गया। घबराना नहीं, इनकी भी दवा है हमारे पास। अगर इंडाइजेशन होगा या हेडेक होगा तो पैरासिटामोल देना, लेकिन पैरासिटामोल देंगे तो वो वापस आएगा, बोलेगा मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, उसकी भी दवा है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल इंडाइजेशन के लिए ज़ेंटक देना, लेकिन वो बोलेगा ज़ेंटक लेने के बाद इंसोनिया हो गया, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। लेकिन चिंता की बात नहीं, इसके लिए भी तो हमारे दवाई है ना। ठीक उसी तरह से अगर एब्नॉर्मल रिदम आ गया तो उसके लिए प्रोस्टाइल दे देना, लेकिन प्रोस्टाइल जब वो लेगा तो उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है, डायरिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, लेकिन इनके भी दवा है हमारे पास। और करते 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 दवाइयों की लिस्ट बढ़ गई। एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को सिर्फ इतना याद है कि मुझे कब कौन सी गोली लेनी है, लेकिन किस गोली के लिए सबसे पहले क्या था वो तो वो भूल ही गया है, राइट। तो ये है एक्सपीरियंस एक आम पेशेंट का, ये है एक्सपीरियंस एक पहले दिन के लेक्चर का, राइट, मेडिकल कॉलेज में। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके साथ क्या होता है, या आप अपने एक्सपीरियंस को एसोसिएट कर सकते हैं। जब आप पहले दिन गए थे तो एक दवा से शुरू हुई, करते 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 नाउ इट इज द कलेक्शन ऑफ 15-20 मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट के नाम पे, कोई कैल्शियम के नाम पे, कोई किसी और नाम से, लेकिन कुल मिला के कई सारी दवाइयों का एक कलेक्शन। एक्चुअली ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है ही नहीं, ब्लड प्रेशर। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, अचानक मैं देखता हूं एक स्नेक, एक सांप, तो क्या होगा? एकदम से मैं अलर्ट हो जाऊंगा, मैं भागूंगा, डरूंगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा। इस वक्त कोई अगर मेरा ब्लड प्रेशर मेजर करेगा तो क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर। सो हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट अ डिजीज, राइट। हाई ब्लड प्रेशर इज ए इंस्टेंट रिएक्शन। इमेजिन कीजिए जीब्रा है जंगल के बीच में, और जीब्रा को अंदेशा होता है कि कोई आसपास शेर है, तो एकदम से उसकी आंखें और अलर्ट हो जाती हैं, कान और खड़े हो जाते हैं, उसके बॉडी और तैयार हो जाती है, वो ज़्यादा अच्छा सुनने लगता है, ज़्यादा अच्छा वो देखने लगता है, उसकी अलर्टनेस, उसकी एनर्जी लेवल एकदम बढ़ जाती है, वो तैयार हो जाता है भागने के लिए या फिर लड़ने के लिए। इस वक्त अगर उसके ब्लड प्रेशर देखेंगे
हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स हैं वो बॉडी में तेजी से फ्लो करते हैं, जिससे वो अलर्टनेस आती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, जैसे ही आप डॉक्टर को देखते हैं, जितना बड़ा डॉक्टर उतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आपका, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना और ज़्यादा ब्लड प्रेशर, राइट। और डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है, देखो यार आपका तो हाई ब्लड प्रेशर है, और वाकई में हाई होता है, लेकिन जैसे ही आप हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे प्रेशर नॉर्मल आ गया। तो जो वो व्हाट इज कॉल्ड, दिस कॉल्ड व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम, व्हाइट कोट देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। और 70 to 80% जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं लोग, दैट इज नॉट हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज व्हाइट कोट सिंड्रोम, राइट। सो अब मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो कितना ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बोलेंगे आप? कोई बोलेगा 120/80, राइट। तो 120/80 का जो आंकड़ा है वो किसी एक इंसान के लिए फिट हो सकता है, लेकिन सबके लिए फिट हो कोई जरूरी नहीं है। आप अगर मुझे बोलेंगे मेरे जूते का साइज क्या है, वो 9 नंबर या 10 नंबर, मेरे लिए 10 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, लेकिन आपके लिए भी वो फिट आएगा या नहीं आएगा, वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हर एक का एक नंबर नहीं हो सकता। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए नॉर्वे एक देश है, उसमें अगर किसी भी आम जनता का ब्लड प्रेशर लेंगे तो करीब 150/90, और वहां के लोग 80 साल से ज्यादा जीते हैं, सबसे लंबे जीने वाले। यहां का एक डॉक्टर अगर नॉर्वे चला जाएगा तो क्या बोलेगा, अरे ये तो पूरी जनता का ब्लड प्रेशर हाई है, चलो दवा देके इसको थोड़ा नॉर्मल किया जाए। तो बोलने का मतलब ये है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेडिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2013, जिसमें ये बोला गया कि अगर नॉर्वे में कोई डॉक्टर चले जाए और ब्लड प्रेशर के पैरामीटर को इंप्लीमेंट कर दे, तो नॉर्वे में 76% जो जनता है वो तो ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाएंगी। जबकि ट्रुथ ये है, सच्चाई ये है कि नॉर्वे में हाईएस्ट एज रेट है, वहां की आयु सबसे ज्यादा इस दुनिया में, जबकि वहां का ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है। तो ब्लड प्रेशर का ज्यादा या कम होना ये आपके बॉडी मेकअप और कई सारे और फैक्टर पे डिपेंड करता है। किसी का नेचुरल टेंडेंसी भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहे, तो वही उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो सिर्फ आपने मेजर किया, आंकड़ा 130 से ऊपर चला गया, दवा ले लिया, दवा से हार्ट कमजोर होगा, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, बट दैट इज टू डेंजरस, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल जारावास एक पॉपुलेशन है जो कि अंडमान निकोबार में रहती है। उस पूरे पॉपुलेशन का ब्लड प्रेशर अगर चेक करें तो करीब 100/60। अब यहां से कोई डॉक्टर वहां चले जाए तो क्या बोलेगा, भाई ये तो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, हाइपोटेंशन, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ाओ। जबकि इनको कभी भी हार्ट डिजीज नहीं होती, कभी भी डायबिटीज नहीं रहती, कभी भी इनको किडनी फेलियर नहीं रहता, उनकी पूरी हिस्ट्री में, बट दे मेंटेन दिस ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर किसी का कुछ भी हो सकता है, वही उसका नॉर्मल भी हो सकता है। आप में से किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही 150/90 हो सकता है, किसी और का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 100/60 भी हो सकता है। वो सिर्फ एक आंकड़े पे, टेक्नोलॉजी पे, डायग्नोसिस पे अगर आप बेस करेंगे ज्यादा तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। हमें टेक्नोलॉजी यूज करना है, हमें डायग्नोसिस करना है, लेकिन डायग्नोसिस को ही ओनली पैरामीटर नहीं मानना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/100 है और साथ में आपको हेडेक भी हो रहा है, आपको फैटिग भी है, टायर्डनेस भी है, नींद आती रहती है, डिप्रेशन भी है, अब हो सकता है कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये वाकई में हाई ब्लड प्रेशर है। मतलब ये कि डायग्नोसिस प्लस सिम्टम दोनों चीज होंगे तो ही, राइट, ऑन नॉट ओनली ऑन डायग्नोसिस, आई मीन टेक्नोलॉजी को यूज करना है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर भी एक टेक्नोलॉजी है। आपका बॉडी सिम्टोमेटिकली आपको इंडिकेट कर रही है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपकी फीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी बॉडी क्या कहती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है डायग्नोसिस। कल ही की बात है, कल रात को करीब कैलाश जी 11:30 बजे हम पहुंचे, 12 बजे पहुंचे करीब। गूगल मैप पे लगाया मेरी वाइफ ने कि गूगल मैप देखते हुए जाते हैं। काफी साथ दिया गूगल मैप ने, हमारा काफी साथ दिया, दिल्ली से लेके यहां तक। अभी राइट मुड़ जाओ, अभी लेफ्ट मुड़ जाओ, अब सीधे चलो, 15 किलोमीटर करते रहे, बिल्कुल करीब पहुंच गए।
और फिर कैलाश जी का फोन आ रहा था, योगेश जी का, कि पहुंच गए रॉयल ऑर्चिड, राइट। मैंने कहा पहुंच गए, गूगल मैप बता रहा है अभी बस 8 मिनट है, 8 मिनट है, अभी कोई 5 किलोमीटर है। करते 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 इन्होंने डायरेक्शन दिया, हमने गूगल मैप देखा, गूगल मैप को ही फॉलो किया। अचानक देखा सामने कि रॉयल ऑर्चिड ये रहा, सामने ये खड़े हैं। तो इन्होंने बोला आ गया, गाड़ी से उतरो। लेकिन मैंने बोला गूगल मैप बता रहा है 2 किलोमीटर और आगे है, तो पहले वहां जाके देखता हूं। तो इन्होंने बोला देखो भाई वेटर बोल रहा है, देखो यहाँ लिखा भी है, हम भी बोल रहे हैं, आपकी आंखों से दिख रहा है। नहीं नहीं, मैं इसको नहीं मानूंगा, टेक्नोलॉजी क्या बोल रही है। तो बोलने का मतलब ये कि कुछ लोग टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। कि मेरे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब अब मेरी एनर्जी बढ़ गई है, वेट घट गया है, नींद अच्छी आती है, जोड़ों में पेन सब खत्म हो गया है, लेकिन वो रीडिंग 100 नहीं आए। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बोलने का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उससे बड़ा एक और टेक्नोलॉजी भगवान ने दिया है, वो है आपकी अपनी जो फीलिंग्स हैं। अगर उसको आप इग्नोर करेंगे तो आपने जो रास्ता अपनाया है दैट कैन बी डेंजरस, राइट। सबसे पहले पूछना है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अगर आपके दिमाग ने बोला, आपकी बॉडी ने बोला यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली एनर्जेटिक, फिर वैल्यू नंबर्स क्या है इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक बात दिमाग में जरूर रखनी है। ये इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, ये इस बार के जो नए गाइडलाइंस हैं, नए गाइडलाइंस जो मैं आपको कॉपी देने वाला हूं, उस गाइडलाइन का पहला गाइडेंस ही है, 4 गाइडलाइन उसमें पहला ही है हाउ यू आर फीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड देन कम्स द डायग्नोसिस, देन कम्स द नंबर। उसके बाद अब नंबर क्या है वो उसकी बात बाद में है, पहले आप कैसा फील कर रहे हैं। वो डॉक्टर का पहले इंस्ट्रक्शन है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। दवाई खाने के बाद कितना नंबर आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर आने के बाद भी क्या वो फीलिंग ठीक हुई, एनर्जेटिक फीलिंग आई, दर्द कम हुआ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप हिस्ट्री देखें, ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री देखें, तो 1997 तक सब ठीक चल रहा था। 97 के बाद डायग्नोस्टिक जो पैरामीटर्स हैं उसमें कई सारे बदलाव आए, एक रूप से षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी हुआ। 97 से पहले किसी का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर होता था तो ही उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयां देते थे। उसके बाद 140/90 हो गया, अब 120/80 है। कुछ दिनों में देखेंगे डॉक्टर बोलने लगेंगे भाई ब्लड प्रेशर आप 115/75 के आसपास ही रखा करो। कुछ ने तो बोलना शुरू भी कर दिया है, राइट। तो जिस दिन ये इंप्लीमेंट हो गया, सिर्फ वही इंसान हेल्दी रह जाएगा जो अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराएगा। जो भी चेक कराएगा वो बीमार होके ही आएगा, दवा लेके ही आएगा। तो बोलने का मतलब ये कि ये जो ब्लड प्रेशर है, ये जो नंबर्स हैं, ये बस फंसाने के लिए हैं। तो सवाल ये आता है तो भरोसा किस पे करें। हम कोई ना कोई टारगेट तो रखना पड़ेगा ना, तो भरोसा करना ही है। तो एक नाम मैं आपको देता हूं, COCHRANE, कॉकरेन, कॉकरेन गाइडलाइंस। कॉकरेन एक ऐसी संस्था है जो किसी भी साइंटिस्ट को पैनल में नहीं रखती है अगर उस साइंटिस्ट का कनेक्शन किसी न किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कभी भी रहा है तो। और कॉकरेन एक ऐसी संस्था है जो किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कभी भी डोनेशन नहीं लेती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट से डोनेशन लेती है। करीब 125 देशों के गवर्नमेंट ने कॉकरेन को फंड किया है। हमारे आसपास के देशों के लिए जो कॉकरेन का नियरेस्ट सेंटर है वो है पिनांग है मलेशिया में, पिनांग मेडिकल कॉलेज। 3 साल पहले पिनांग मेडिकल कॉलेज में मैंने कॉकरेन की ट्रेनिंग भी ली है। तो कॉकरेन को आप भरोसा कर सकते हैं, कॉकरेन जो बोलता है उसको आप पैरामीटर मान सकते हैं। तो कॉकरेन क्या बोलता है? कॉकरेन बोलता है वेस्ट एंड हार्मफुल इन ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर लेस देन 160/100, यानी कि जिसका भी ब्लड प्रेशर नेचुरली 160/100 से नीचे है उसको दवा देंगे और घटाने के लिए, दैट कैन बी डेंजरस। हाँ, किसी का ब्लड प्रेशर 160/100 से भी ऊपर चला जाता है तब कभी कभी दवा देने की जरूरत पड़ सकती है, इससे नीचे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आप लेते हैं दवा तो आप अपना नुकसान करते हैं, स्पेशली फॉर द डायबिटीज पेशेंट। ये गाइडलाइन ये कहती है अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं और ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बिना दवा लिए 160/100 से नीचे ऑटोमेटिकली है तो आपको दवा की जरूरत नहीं है
और दवा लेना आपके लिए खतरनाक है, डेंजरस है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ये आपस में कनेक्टेड वर्ड है। आपने देखा होगा जिसको ब्लड प्रेशर की दवा लेता है वो कुछ दिन बाद ब्लड शुगर की दवा लेता है, और जो डायबिटीज की दवा लेता है वो कुछ दिन बाद ब्लड प्रेशर की दवा भी लेता है। करीब 73% डायबिटीज के पेशेंट हैं जो ब्लड प्रेशर की दवा भी ले रहे हैं। मतलब एक लेंगे तो दूसरा अपने आप में गिफ्ट में आ जाएगा, दोनों सेट में, दोनों कॉम्बिनेशन में है, एक के साथ एक फ्री, राइट। इसी तरह से ये CDC मतलब सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल कि अबाउट 73% ऑफ द डायबिटीज पेशेंट दे आर आल्सो ऑन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। डायबिटीज की दवा क्या करता है? डायबिटीज की दवा हार्ट को कमजोर कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, डायबिटीज बॉडी में जो स्टिकीनेस है, स्टिकीनेस को बढ़ा देगा ब्लड वेसल्स में। स्टिकीनेस अगर बढ़ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल जमेगा, कैल्शियम जमेगा, तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रायल का मैं नतीजा बताता हूं, एकॉर्ड ट्रायल। इसमें 2 पेशेंट को 2 ग्रुप में बांट दिया। सारे पेशेंट के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर 250 के करीब थे, 250, 225 से लेकर 250 के बीच में। एक ग्रुप को क्या किया, दवा देके ब्लड शुगर को 150 से नीचे ले आए, और एक ग्रुप को क्या किया, कुछ भी नहीं किया, उनका ब्लड प्रेशर शुगर को सिर्फ मॉनिटर किया। जिस ग्रुप का ब्लड शुगर दवा देके नीचे ले आए उस ग्रुप में 22% मोर डेथ, 22% ज्यादा लोग मरे। उस ग्रुप में ज्यादा वेट गेन हुआ, उस ग्रुप में ज्यादा हार्ट डिजीज हुआ, उस ग्रुप में ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन हुआ। ये ट्रायल हुआ था 2008 में। 2008 से लेके अभी 2018 है, 10 साल लग गए। और अब जाके इसके को आधार बना के गाइडलाइन बदले गए, और गाइडलाइन नए ये कि आपको दवा नहीं लेनी है अगर ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ज्यादा है तब भी, लेकिन उसको आपको नेचुरल रखना है। यू हैव टू मॉनिटर इट, और मॉनिटर करके आपको नेचुरली उसको कम करना है। न्यू गाइडलाइन, उसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, राइट। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। एक की भी अगर दवा लेते हैं इनमें से तो बाकी 2 लोग चीज अपने आप बढ़ जाती है, तो उनकी दवा आप ऑटोमेटिकली डॉक्टर दे देगा, और अल्टीमेटली आप तीनों चीज की दवा लेंगे। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में हाई कोलेस्ट्रॉल की कोई दवा नहीं है, अभी तक नहीं बनी। अब आप सोच रहे होंगे जो दवा आप लेते हैं वो कौन सी दवा है फिर? कितने लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं? लेते हैं ना। मैंने अभी क्या बोला कि दुनिया में हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं बनी, लेकिन आप लेते हैं कोई दवा, और वो जब खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल मेजर करते हैं तो कम हो ही जाती है, और मैं बोल रहा हूं कोई दवा नहीं बनी। समझिए इसको अंडरस्टैंड कीजिए, साफ हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है पहले ये समझिए। आप अंडा लीजिए, अंडे को अगर आप एक एनवायरमेंट देकर उसको ऐसे चक्कर कटाते रहें कुछ दिनों तक, एक टेम्परेचर पे रखें, गर्मी दें उसको, तो क्या होगा उसके अंदर से? एक चिड़िया निकलेगी। कभी आपने सोचा इस अंडे के अंदर ऐसा क्या है कि इसके अंदर से एक लाइफ, एक जिंदगी निकल जाती है? उसको लैब में दीजिए कि इसमें क्या ऐसा है कि जिससे लाइफ बनती है, अंडे का लाइफ, चिड़िया बन जाती है। 68% उसके अंदर जो है, जो ताकत लाती है, एनर्जी लाती है, पावर, ये लाइफ बनाने, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ। और ये सिर्फ चिड़िया की बात नहीं है, इंसान की बात भी है। इसीलिए FDA ने बोला है जो ऐसी औरतें जो बच्चा पैदा करना चाहती हैं, तो अगर वो कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगी तो उनका बच्चा पैदा होने में दिक्कत आएगी, या बच्चा पैदा नहीं होगा, या डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होगा। यानी कि नो कोलेस्ट्रॉल, लेस कोलेस्ट्रॉल, नो लाइफ। इसीलिए इस दवा को X कैटेगरी ड्रग कहते हैं, कि मतलब जो लोग बच्चा चाहते हैं, मैन या वुमेन दोनों, तो तब तक के लिए वो कोलेस्ट्रॉल की दवा ना लें। कोलेस्ट्रॉल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना जिंदगी शुरू नहीं हो सकती। इंसान की जिंदगी या चिड़िया की जिंदगी, जिंदगी शुरू होने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो है कोलेस्ट्रॉल का, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल को कभी भी किसी को कम करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड X कैटेगरी ड्रग, पहली बात। तो दूसरी बात
कि मैंने आपको बोले कि कोलेस्ट्रॉल की कोई दवा बनी नहीं है, लेकिन जो आप लेते हैं वो क्या है, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से बोलिए ये कोलेस्ट्रॉल की दवा का असली नाम बताइए, इस दवा का नाम क्या है वो बताइए, केमिकल नेम बताइए। तो डॉक्टर क्या वर्ड बोलेगा, सुनिए जरा कि केमिकल नेम क्या है उसका। उसका केमिकल नेम है HMG को एंजाइम इनहिबिटर। डॉक्टर ये नहीं बोलेगा वो कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर, कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं है। आप अपने कोलेस्ट्रॉल की दवा लेके डॉक्टर को बोलिए इसका नाम बताइए क्या है, केमिकल नेम क्या है। डॉक्टर बोलेगा इसका केमिकल नेम है HMG को एंजाइम इनहिबिटर। कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर नहीं बोलेगा वो। अच्छा, HMG को एंजाइम इनहिबिटर मतलब HMG को एंजाइम एक केमिकल बॉडी बनाती है, उसी को रोकने वाला जो है वो है आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवा। जब भी आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं घटाती है, वो इस केमिकल को बॉडी से घटा देती है। लेकिन ये केमिकल क्या करता है, ये एक और केमिकल बनाता है जिसे कहते हैं मेवलोनेट। और ये वाला केमिकल कई सारे केमिकल को बनाते हैं, उनमें से एक केमिकल है कोलेस्ट्रॉल। बोलने का मतलब ये है कि अगर ये ब्रांच यहीं पे काट दिया गया तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा ना। लेकिन और साथ में क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल तो कम कर रही है दवा, स्टैटिन, जिसे स्टैटिन बोलते हैं आप, लेकिन अटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, लेकिन ये दवा कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही है, लेकिन और क्या कम कर रही है, ये सारा कम होता जा रहा है। और ये जो सारी केमिकल है इनका बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जैसे CoQ10, आप डॉक्टर से पूछिए, वो बताएंगे कि CoQ10 जिसका कम हो जाएगा वो उसके हार्ट की बीमारी हो जाएगी, हिमी जिसका कम हो जाएगा उसको कैंसर हो जाएगा, डेलिकॉल जिसका कम हो जाएगा उसका नर्वस डैमेज हो जाएगा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाएगा, मसल डैमेज हो जाएगा। और सिग्नलिंग प्रोटीन, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, जिसका कम होगा उसको डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल की दवा जो है वो रेसिपी है आपको जिंदगी भर बीमार रखने के लिए, राइट। कोलेस्ट्रॉल की दवा किसी को भला नहीं कर सकती, किसी को भला नहीं कर सकती। ये जो सारी बातें बता रहा हूं ये डॉक्टर खुद बोलेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दवा है ही नहीं कोई दुनिया में। छोटे बच्चे ऐसे कई बार पैदा होते हैं 25 लाख में एक, जिनका बॉडी कुदरती HMG को एंजाइम पैदा नहीं कर पाता। कई बार ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनका बॉडी में क्षमता नहीं होती ये केमिकल पैदा करने की। तो उन बच्चों के साथ कैसा होता है, आपने मूवी देखी है पा, देखिए मूवी, याद है? तो पा में क्या था, छोटा बच्चा जो बूढ़ा बन जाता है, याद है आपको? तो अगर हमारे बॉडी में ये केमिकल ना प्रोड्यूस हो, तो जो कि कुछ बच्चों में ऐसा होता है, तो वो 5 साल की उम्र में 50 साल के दिखने लगते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये केमिकल कितना महत्वपूर्ण है। और आप क्या कर रहे हैं, एक ऐसी दवा खा रहे हैं जिससे वो केमिकल आपके बॉडी में कम बने या ना बने। ये सारी साइंटिफिक चीजें हैं। तो अगर आपके पास कोलेस्ट्रॉल की दवा है तो घर जाकर उसको फेंकिए नहीं, फेंकेंगे तो हो सकता है जानवर लोग खा जाएं, तो वो जानवर भी ना खा पाए, उसको कहीं गाड़ दीजिए, उसको भस्म कर दीजिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। वो एक पॉइजन है, राइट। वो एक प्लांट चाइना में है, रेड राइस प्लांट। उस प्लांट में कैपेबिलिटी है कि जब भी कोई मक्खी, कोई ऐसी चीज जो उस पर बैठने आती है, उसको खाने आती है, तो प्लांट के अंदर से पॉइजन निकलता है और वो पॉइजन से वो उसको अटैक करने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाते हैं। वो जो पॉइजन है, उस पॉइजन का नाम है स्टैटिन, जो कि आप खा रहे हैं, जिससे मक्खी मच्छर मरते हैं, वही वाला स्टैटिन आप खा रहे हैं, उसी प्लांट का। तो वो आपका भला कैसे कर सकती है? वो सिर्फ एक ही इंसान का भला कर सकती है, जो इंसान आपको वो बेच रहा है, राइट। कोलेस्ट्रॉल की दवा किसी भी कीमत में आपके लिए ठीक नहीं है, इवन इफ आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तब भी, क्योंकि जैसी वो दवा लेते हैं कई सारी चीजें बनना आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली कम होना ही होना है, और आप कई सारे और बीमारियों का भी शिकार होने ही वाले हैं और होते ही हैं। किस बीमारी का शिकार पहले होंगे वो एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन होंगे जरूर, ये पक्का है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, FDA ने वार्निंग दी है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा 6 महीने में मोस्टली इंसानों को इंपोर्टेंट बना देता है, इनफर्टाइल, इंपोर्टेंट।
लेकिन इम्पोर्टेंसी इनफर्टाइल एक ऐसी बीमारी है जिसके होने के बाद भी बॉडीली इंसान वैसा ही दिखता है, और ये एक टैबू है, कोई किसी को बताता भी नहीं है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इम्पोर्टेंसी इनफर्टिलिटी के एक्सपीरियंस है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोलेस्ट्रॉल की दवा पे हैं, और अगर दवा पे हैं तो उसको इसी वक्त बंद कर दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। इंसानियत को इस दवा की ज़रूरत कभी भी नहीं है, राइट। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर आपको और जानकारी लेनी है तो आज का तो सेमिनार डायबिटीज़ पे है, इसलिए ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, टाइम होगा तो बाद में बात करेंगे। लेकिन आप मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे नाम से है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, उसमें वीडियो है हाई कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल फ्रॉड, 2 घंटे का वीडियो है, उसको देखिए तो आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल अब सवाल ये होता है, आपने अभी देखा डायबिटीज़ की दवा है, हाई ब्लड प्रेशर की दवा है, कोलेस्ट्रॉल की दवा है, मैंने ये बोला कि छोड़ दो, लेकिन करना क्या? अब आज घर जाके क्या करें हम, कल से क्या करें हम? आज घर जाके क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं अब बताने जा रहा हूं। व्हाट यू हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप नाउ। अब जो बताने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको कुछ करना है। अब क्या करना है देखिए, सबसे पहले 3 डेज डायग्नोस्टिक चैलेंज, कल से लेके आज संडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज, अगले 3 दिन के लिए सिर्फ एक काम करना है, 3 डेज डायग्नोस्टिक चैलेंज, राइट। जो खास तौर पे जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल की, या इनमें से सारे, या इनमें से कोई भी, 3 दिन के चैलेंज में क्या करना है, 3 दिन के लिए, अगले 3 दिन के लिए ये सारी दवाइयां बंद कर दीजिए। इंसुलिन वाले को मैं आगे बताऊंगा, इंसुलिन वाले को अभी बंद करने नहीं बोल रहा, वो आगे बताऊंगा तब बंद करना है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी दवा चल रही है, तीनों की तीनों चल रही है, तो क्या करना है आपको? बंद करना है। बंद करने के नाम से ही दिल में धक धक थोड़ा बढ़ ही जाता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बंद कैसे करें, कुछ हो गया तो? क्या सवाल आ रहा है दिमाग में? तो मेरे सेमिनार के बाद कुछ पेशेंट क्या करते हैं, ये सारा सुन के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, वहां कोई आए हुए थे, उन्होंने बोला बस 3 दिन के लिए दवा बंद करनी, फिर चालू कर दूंगा। कैसा करूं क्या? कोई सोचता है सेफ होने के लिए एक बार डॉक्टर से पूछ लेता हूं। डॉक्टर क्या बोलता है, देखो भाई अगर दवा बंद कर दिया, कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब पेशेंट क्या करेगा? ये बोल रहे दवा छोड़ दो, वो बोल रहे दवा छोड़ दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आपको अगर डॉक्टर ने ये बोला, आप डॉक्टर से बोलिए ठीक है डॉक्टर, मैं दवा नहीं छोड़ता, लेकिन अब अगर मुझे कुछ हो गया, क्या आप जिम्मेदार हैं? डॉक्टर बोलेगा अब तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं। तो याद रखिए, दवा ले रहे हैं और नहीं ले रहे हैं, अगर कुछ आपको होता है तो एक ही इंसान जिम्मेदार है, वो है आप खुद। डॉक्टर तो कभी जिम्मेदार है ही नहीं, बल्कि वो तो लिखवा लेते हैं सर्जरी से पहले, किसी भी इंटरवेंशन से पहले आप लिख के दो कि कुछ अगर हो गया उल्टा सीधे तो ये डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, और अगर आप मर गए तो पैसे कहां से लें और लाश कहां भेजें वो भी एड्रेस डाल दो। आप उसमें साइन करते हैं, तब जाके आपकी सर्जरी होती है, तब जाके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, होता कि नहीं होता है, राइट। एक बात याद रखिए, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप ही को हिम्मत करनी पड़ेगी, राइट। यू हैव टू रियली वर्क। आप सोच रहे होंगे कि दवा लेने की वजह से आप जिंदा हैं। आप दवा लेने की वजह से जिंदा नहीं है, बल्कि मुझे हैरानी है कि दवा लेने के बावजूद भी आप जिंदा हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। कि इतने खतरनाक दवा सालों साल से ले रहे हैं, कैलाश जी ने बोला 15 साल से ले रहे हैं, फिर भी जिंदा तो हैं, और जिंदा भी इतना कि वो चल के आप दिल्ली तक पहुंच पाए। तो आप सोचिए भगवान ने हमारी बॉडी कितना ज्यादा एक अजूबा है कि इतने सारे दवाइयां इतने साल से आप सब ले रहे हैं और फिर भी एटलीस्ट हम जिंदा हैं। तो दवा लेने की वजह से जिंदा नहीं है, दवा लेने के बावजूद ही आप जिंदा हैं, तो भगवान का शुक्र मनाइए।